बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम म्यूटेशन पे बात करेंगे और उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं म्यूटेशन किसे कहा जाता है। हम म्यूटेशन की डेफिनेशन क्या कर सकते हैं और हम इसको किस तरह से एक्सप्लेन कहते हैं। कहा जाता है अ चेंज इन द टाइनी पार्ट ऑफ द डीएनए। अ चेंज इन टाइनी पार्ट ऑफ डीएनए। डीएनए में थोड़ी सी भी चेंज आ जाए तो इसको हम म्यूटेशन कहते हैं। अब म्यूटेशन के मतलब कुछ की पॉइंट्स हम करेक्टरिस्टिक्स को जो है ना वो शेयर करते हैं। इसके अंदर हम कहते हैं कि सेल ऑफ यूकैरियोट्स कंटेन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डीएनए। इसके अंदर पहले हम इंफॉर्मेशन को देखते हैं। आ यूकैरियोटिक सेल contain enormous amount of डीएनए। अब ये डीएनए हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि किसी भी जानदार के अंदर मौजूद होता है। तो इसमें हम कहते हैं कि चेंज इन डीएनए ड्यू टू मिस्टेक इन रेप्लिकेशन, चेंज in DNA due to mistake of replication or damage genetic message। अब आमतौर पर यही होता है कि अगर रेप्लिकेशन में कोई मिस्टेक आ जाए या जेनेटिक मैसेज में कोई डैमेज आ जाए तो उससे फिर ये म्यूटेशन हो सकती है। आमतौर पर म्यूटेशन हम दो तरह के सेल्स में देखते हैं। टाइप ऑफ सेल्स, टाइप ऑफ सेल्स याद रखें सेल्स की दो टाइप्स होती हैं, सोमैटिक सेल्स जर्म लाइन सेल्स। सोमैटिक सेल्स को हम बॉडी सेल्स कहते हैं और जर्म लाइन सेल्स को हम सेक्स सेल्स का नाम देते हैं, जिसमें हम स्पर्म्स या एग को हाईलाइट करते हैं। तो आमतौर पर जब सोमैटिक सेल में म्यूटेशन आ जाती है ना, ये बात याद रखिएगा, म्यूटेशन इन सोमैटिक सेल्स always remain in one generation। अगर सोमैटिक सेल में म्यूटेशन आ जाए तो वो एक जनरेशन तक जो है ना वो महदूद रहती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं म्यूटेशन इन germ line cells can transfer to नेक्स्ट जनरेशन्स। अगर ये जर्म लाइन सेल में आ जाए तो वो अगली नस्ल तक जो है ना वो ट्रांसमिट होती है। तो इस तरह से हम म्यूटेशन के कॉन्सेप्ट को जो है ना वो यहाँ पे शेयर करते हैं। अब म्यूटेशन को हम मुख्तलिफ तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। क्रोमोसोमल एब्रेशन, पॉइंट म्यूटेशन, इसमें हम कह सकते हैं म्यूटेशन
कैन बी क्लासिफाइड एज, म्यूटेशन को हम मुख्तलिफ़ तरह से क्लासीफाई भी कर सकते हैं कि भाई इस तरह से हम देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे क्रोमोसोमल एब्रेशन की। क्रोमोसोमल एब्रेशन हम किसे कहते हैं? चेंज द स्ट्रक्चर और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, चेंज द स्ट्रक्चर और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर या नंबर में तब्दीली को क्रोमोसोमल एब्रेशन कहा जाता है। आमतौर पर इसमें हम मुख्तलिफ़ तरह से देखते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है, उसको हम कुछ तरह से वेरीफाई करते हैं। इसमें पहला आएगा एडिशन, इसमें आप कह सकते हैं कि ऐड द एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर इनटू द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में एडिशन हो जाना, किसी स्ट्रक्चर का ऐड हो जाना एडिशन कहलाता है। अगर हम यहाँ पे ये देखते हैं कि एक हमारे पास पार्ट है क्रोमोसोम का, इसको हम ए और बी कहते हैं। अब इसके अंदर हम अगर किसी और पार्ट का इजाफा कर देते हैं तो इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं, ए बी सी, तो इसको एडिशन कहा जाता है। जबकि इसके बाद अगर हम बात करें डिलीशन की, तो डिलीशन में हम लोग कह सकते हैं रिमूवल ऑफ क्रोमोसोमल पार्ट। अगर क्रोमोसोमल पार्ट डिलीट हो जाता है तो उसको डिलीशन कहते हैं। सर ए बी सी ये हमारे पास मौजूद है, इसमें क्रोमोसोम का ये हिस्सा माइनस हो जाएगा, ए भी रह जाएगा, और सी वाला हिस्सा इसमें अगर माइनस हो जाता है तो इसको हम लोग डिलीशन का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास इसके अंदर शामिल जो है ना वो चीज़ें, इंसर्शन डिलीशन दो तरह से हम देखते हैं। उसके बाद है ट्रांसपोजिशन, चेंज द जीन पोजीशन, जीन की पोजीशन का चेंज होना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ट्रांसपोजिशन, और इसमें हम लिख सकते हैं चेंज द पोजीशन ऑफ जीन बिटवीन टू क्रोमोसोम्स। दो तरह के क्रोमोसोम्स में जीन्स की जो है ना वो पोजीशन चेंज होती है। यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि टू क्रोमोसोम्स है हमारे पास, ए बी सी डी ई एफ, इनमें जब हम चेंजेस को पढ़ते हैं तो हम लोग कह देते हैं ए ई सी डी बी एफ। अब यहाँ पे चेंज आप कौन सा देख रहे हैं, ये पोजीशन की तब्दीली है, इसे ट्रांसपोजिशन का नाम दिया जाता है। तो ये बेसिकली हम लोग इसके अंदर शेयर करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे क्रोमोसोमल एब्रेशन का जो प्रोसेस है वो नंबर में चेंजेस की वजह से भी हो सकता है। तो आप लोग सेकंड कह सकते हैं चेंज द
नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम के नंबर अगर चेंज हो जाएं तो उससे भी हम बीमारी देखते हैं। जैसे कि आप लोग कह देते हैं क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जिसमें एडिशन हो जाता है, एडिशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम। अगर एक्स क्रोमोसोम का इजाफा हो जाए तो उसे क्लिनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। मसलन 46 हमारे क्रोमोसोम है, उसमें एक्स आ जाता है तो वो 47 क्रोमोसोम को शो करेगा। ये भी म्यूटेशन की एक टाइप है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं तो इसमें एक और भी डिस्कशन आती है टर्नर सिंड्रोम। बेटा याद रखें कि टर्नर सिंड्रोम वो डिजीज़ है फीमेल में होने वाली है जिसमें क्रोमोसोम की कमी हो जाती है। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि डेफिशिएंसी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। अगर एक्स क्रोमोसोम की डेफिशिएंसी हो तो उसको हम लोग टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। अगर हमारे टोटल 46 क्रोमोसोम है उसमें से एक क्रोमोसोम कम हो जाएगा तो हमारे पास 45 क्रोमोसोम्स रह जाते हैं। तो ये हमारे पास कुछ डिस्कशंस आ जाती हैं। उसके बाद सेकंड वन हम इसमें डिस्कस करेंगे, इसे नाम दिया जाएगा पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन किसे कहते हैं? ये आमतौर पे कहते हैं अल्टरेशन सीक्वेंस ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड विद अफेक्ट द मैसेज इटसेल्फ। तो हम लोग कह सकते हैं कि अल्टरेशंस in the sequence of DNA nucleotides which affect the message itself are called पॉइंट म्यूटेशन। आमतौर पर यही है कि सीक्वेंस जो है ना वो न्यूक्लियोटाइड का चेंज होगा, या हम लोग कह सकते हैं कि रेप्लिकेशन के प्रोसेस के अंदर भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसकी एग्जांपल में हम जो एग्जांपल शेयर कर सकते हैं उसको हम नाम देते हैं सिकल सेल अनीमिया। आमतौर पर सिकल सेल अनीमिया तभी होती है कि जब हीमोग्लोबिन में कुछ चेंजेस आ जाती है। अगर हम हीमोग्लोबिन की चेन की बात करते हैं ना, हीमोग्लोबिन की, ये हमारे पास हीमोग्लोबिन की दो चेन्स होती हैं, एक को हम बीटा कहते हैं, एक को हम बीटा डैश कहते हैं। उसमें दो अमीनो एसिड होते हैं, एक को हम ग्लूटामिक एसिड कहते हैं और इसकी रिप्लेसमेंट जो है ना वो हम ऑब्ज़र्व करते हैं विलाइन के साथ। बीटा चेन में ग्लूटामिक एसिड विलाइन के साथ रिप्लेस हो जाता है तो उससे फिर प्रॉब्लम कॉज होती है। तो इसे हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। आमतौर पे ये होता है कि इसके अंदर नॉर्मल रेड ब्लड सेल है, नॉर्मल आरबीसीज हैं, ये इसमें हीमोग्लोबिन, जब ये इसमें शेप चेंज होती है ना तो इसको आप नाम देते हैं सिकल सेल। और इससे फिर जो बीमारी डिजीज़ जो है ना जनरेट होती है उसे सिकल सेल एनीमिया कहते हैं, जिसके अंदर फिर हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि
किसी तरह से भी जो है वो ऑक्सीजन कैरी नहीं हो पाती हीमोग्लोबिन से, तो इसको हम शेयर करते हैं यहाँ पर। अच्छा जी, नेक्स्ट हम कुछ इसके अंदर शेयर करते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन में क्या फ़र्क होता है। नेचुरल सिलेक्शन और आर्टिफिशियल सिलेक्शन में क्या फ़र्क हम कर सकते हैं, ये हम इसको एक कंपैरिजन के साथ जो है ना वो शेयर करते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन और आर्टिफिशियल सिलेक्शन में क्या फ़र्क हो सकता है। तो इसमें सबसे पहले आप ऑब्ज़र्व कीजिएगा, नेचुरल सिलेक्शन के अंदर हम किस तरह से जीन्स के बारे में और उनकी सिलेक्शन के बारे में बताते हैं। आमतौर पर ना ये चीज़ बड़ी अहम होती है कि हम अगर नेचुरल सिलेक्शन की बात करते हैं तो इसमें नेचर जीन्स को सिलेक्ट करती है और जानदार सर्वाइव करता है। लेकिन आर्टिफिशियल सिलेक्शन में ऐसा नहीं है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन के अंदर हम अपनी जीन्स को खुद किसी जानदार के जीन्स को सिलेक्ट करते हैं और जानदार की प्रोडक्शन का बताते हैं। तो नेचुरल सिलेक्शन इज़ द प्रोसेस, इसमें हम लिख सकते हैं नेचुरल सिलेक्शन is the process whereby organisms better adopted to their environment tend to survive and produce more offspring। हम फर्स्ट डिफरेंस के साथ इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, जबकि आर्टिफिशियल सिलेक्शन में हम कहते हैं कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन is the process by which animals and plants are chosen by the breeder to produce desirable generation। हेयर वन हम डिज़ायरेबल जनरेशन्स को इसमें बताते हैं। इसमें नेक्स्ट डिफरेंस हम लोग करते बताएंगे, नेचर मेड सिलेक्शन प्रोसेस। नेचर सेलेक्ट करती है, इसमें हम लिखेंगे मैन मेड सिलेक्शन प्रोसेस। इसमें मैन मेड सिलेक्शन प्रोसेस को शेयर किया जाता है। हम आगे भी डिस्कस जो है ना वो करते हैं इनके पॉइंट्स। इसमें हम बताएंगे ह्यूज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ह्यूज
बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ह्यूज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसमें हम कह सकते हैं प्रोड्यूस सिलेक्टेड ट्रेड्स। डिफरेंस है, उसमें हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ज़्यादा देखते हैं, इसमें सिलेक्टेड ट्रेड्स को ऑब्जर्व किया जाता है। इसमें आप लिखेंगे अकर्स इन नेचुरल पॉपुलेशंस, इसको नेचुरल पॉपुलेशन के साथ शेयर किया जाता है। मेनली अकर इन डोमेस्टिक एंड पॉपुलेशंस, मेनली अकर इन डोमेस्टिक पॉपुलेशंस, इसमें हम डोमेस्टिक पॉपुलेशन का जिक्र करते हैं। मज़ीद हम बता देंगे कि इसके अंदर जो सक्सेसफुल जनरेशन्स आती हैं वो फेवरेबल करैक्टर्स पर आती हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं अलाउज फेवरेबल करैक्टर्स, इसमें हम फेवरेबल करैक्टर्स को अलाउ करते हैं। इसमें ओनली सिलेक्टेड ट्रेड्स को अलाउ selected traits are characters, इसमें हम selected characters को अलाउ करते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो ये स्लो प्रोसेस होता है और इसमें अगर देखा जाए तो ये रैपिड प्रोसेस। इससे हम आर्टिफिशियल और नेचुरल के दरमियान कुछ डिफरेंस को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। मज़ीद हम बताएंगे इसके अंदर डिफरेंस को कि किस तरह से हम इसकी जनरल बातों को देखते हैं। इसमें फैसिलिटेट किया जाता है एवोल्यूशन को, फैसिलिटेट द प्रोसेस of evolution, do not facilitate the process of evolution। इसमें एवोल्यूशन को हम फैसिलिटेट करेंगे, इसमें एवोल्यूशन को हम फैसिलिटेट नहीं करते। इसमें अब आप एग्ज़ाम्पल शेयर कर सकते हैं, हम लोग बता सकते हैं इसके अंदर बीक्स ऑफ बर्ड्स, फिंचेस ऑफ बर्ड्स, और इसके अंदर आप लोग एग्जाम्पल शेयर करते हुए बताएंगे प्रोडक्शन of milk made को, इसमें आप लोग दोनों में फ़र्क करके बता सकते हैं। तो इसका डिफरेंस है, हम ह्यूज डिफरेंस जो है ना वो नेचुरल और आर्टिफिशियल सिलेक्शन में देखते हैं। अच्छा जी, इससे कुछ रिलेटेड एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी mechanism of natural selection? Option A genetic drift, option B gene flow,
ऑप्शन सी म्यूटेशन एंड ऑप्शन डी डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। तो इसमें हम आंसर करेंगे डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। उसके बाद अगला एमसीक्यूज इसके अंदर हम शेयर करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following is an example of artificial selection? Option A antibiotic resistance in bacteria. Option B evolution of the pipid moth. Option C development of pesticide resistant pests. Option D breeding of high yielding crop varieties। तो इसमें हम ऑप्शन डी को यहाँ पे शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच।